को इंपॉर्टेंस वहां दी गई। अच्छा, अब ये हो गया। अब कुछ पॉइंट्स आप लोगों को लिखवा देते हैं जो कि हमने CS पटेल जी की बुक से लिए हैं और इफेक्टिवली काम करते हैं, और आप सब जानते हैं बड़े नामी रहे हैं चंदूलाल साहब पटेल जो है, और उनकी कुछ एग्जांपल्स बड़े इफेक्टिवली काम करते हैं। तो उन्होंने कुछ बातें बताई, वो मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूं। वो कह रहे हैं कि 64वें नवांश में पाप ग्रह का गोचर गंभीर नकारात्मक घटनाएं देता है, विशेष तौर से जब वहां पहले से पापी ग्रह बैठा हो। जो मैंने आप लोगों को बताया कि मान ले किसी का कोई ग्रह बैठा है और अगर वहां से पाप ग्रह का गोचर हुआ तो वो पक्का गड़बड़ गया। लेकिन यहाँ एक कंडीशन लग गई कि अगर वहां पहले से पापी ग्रह बैठा है और फिर से पापी ग्रह का गोचर हो जाता है, मान लेते हैं किसी का मंगल बैठा है जैसे भाई साहब ने कहा, और शनि उसके ऊपर से गोचर करता है या राहु केतु गोचर करते हैं, तो शी और शॉर्ट घटना देगा वो, क्योंकि दोनों नेगेटिव जुड़ गए उसके साथ, और आपका तो 8वां घर है ही है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात और भी देखिएगा कि 64वें नवांश के लिए हमें बेसिकली 3 जगह तकलीफ आनी। अब इसको थोड़ा माइन्यूटली समझते हैं। क्यों? पहली तकलीफ आएगी मेरी मैरिटल लाइफ में। क्यों? क्योंकि 8वां घर है। भगवान ना करे ब्रदर की डेथ हो गई या ब्रदर कहीं विदेश में मर गया तो मुझे उसको लेने जाना सकता है या वो वापस लाया जाएगा वगैरह, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी, ये समझ लो आप। ठीक, ये तो तय हो गया, क्योंकि 8th हाउस एक्टिवेट आपको पता ही है, गैप भी आ सकता है वगैरह वगैरह। दूसरा, आपके जीवन में आकस्मिक घटना होगी, तो जाहिर सी बात है किसी के साथ भी कुछ होगी तो आकस्मिक बात होगी, चाहे आपके साथ हुई चाहे आपके भाई के साथ हुई। तीसरा जो वर्स कॉम्बिनेशन है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि 8th हाउस एक्टिवेट हुआ। समझना इस बात को। कुछ लोग कहेंगे कि 8वां घर, 8वें घर का एक नवांश है ये, वो एक्टिवेट हुआ है, तो वो पहला एक्टिवेशन क्या देगा? मियां बीवी में प्रॉब्लम, यानी उन्होंने गैप देगा। दूसरा, आपका कारक के रूप में नुकसान हुआ। तीसरा जो कॉम्बिनेशन देगा वो पैसे का देगा। क्यों? क्योंकि वो सेकंड हाउस को देखेगा। अब उसकी डिग्री और सेकंड हाउस की डिग्री बराबर मैच करेगी, धन का लॉस भी देगा। और आप देखें कि जब भी कोई दुर्घटना होती है कहीं ना कहीं धन का लॉस तो होगा ही होगा। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जो किसी भी ग्रह के 64वें नवांश में स्थित अशुभ ग्रह की राशि और उसके शासन भाव पर भी असर आएगा। कैसे? जैसे 64 में किसी भी ग्रह से, क्योंकि मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया कि 64 नवांश आप 200 डिग्री जोड़ के लगा सकते हैं, हम सिर्फ लगन से ही बात कर रहे हैं अभी। तो उस ग्रह की जो भी वो ग्रह है जिसका भी हम कर रहे हैं, मान लो मंगल ही ले लेते हैं, मेष लगन की, तो मंगल की 2 राशियां हैं, एक लगन है और 8वां है। अगर मेष लगन है तो वही भाव रहेंगे, उसमें दोनों भाव को नुकसान देगा। अब लगन को नुकसान देने वाली चोट लग सकती है, मृत्यु हो सकती है, लगन भी गया 8वां भी गया। ठीक है ना, ये तरीका है। इसके लिए अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो हम मानते हैं कि इसमें इंदिरा गांधी की कुंडली बड़ी सटीकता से काम करती है, तो वो मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, वो डिग्री फिर देखनी पड़ेगी, फिर निकालो वगैरह वगैरह, तो वो आप सब जान सकते हो। और यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि इंदिरा गांधी की कुंडली में केतु और शनि शुक्र से 64वें नवांश में, शुक्र से, शुक्र इज ए कारक ऑफ हस्बैंड, उनका वैवाहिक जीवन कम रहा। ठीक, क्योंकि दोनों भाव पीड़ित कर दिए। अब एक और गजब की बात है, अगर लगन से और चंद्रमा से 64वें भाव का स्वामी एक ही ग्रह हो, और ये कब हो सकता है? जब लगन में चंद्रमा हो। ठीक, और डिग्री वाइज 3 डिग्री 20 मिनट के आसपास ही हो, क्योंकि तभी तो वो बनेगा ना। अगर 3 डिग्री से बाहर हो गया तो चिप जाएंगे दोनों। समझ में आ रहा है भाई? बच्चों की तरह सिर मत हिलाओ, बोलो। जी जी जी, सर मेरे पास है एक कुंडली ऐसे, मैं तो बोलता चला जा रहा हूँ, पता लगा आप हाँ हाँ कर रहे हैं, ऊपर से निकल गया आपको। कर्क लगन की कुंडली है कि तो किसी भी लगन की डिग्री और चंद्रमा की डिग्री जो कि लगन ही बैठा हुआ है अगर बराबर है, तो ऐसी सूरत में दोनों का मालिक यानी लगन का और 64वें नवांश का, वो चंद्रमा के दोनों का मालिक ग्रह एक ही होगा, सेम हो गया ना। तो ऐसे में जब पाप ग्रह का गोचर होगा तो वो श्योर शॉट मृत्यु दे सकता है, और ये रेयरेस्ट पॉइंट है, क्योंकि ऐसा होना बिरला होगा भाई साहब। क्योंकि एक तो लगन में चंद्रमा, डिग्री वाइज भी लगन के नजदीक, दोनों का स्वामी एक ही ग्रह का मालिक, ये थोड़ा रेयर तो होगा। लेकिन ये डिसीजन प्योरली टक से, क्योंकि वो चंद्रमा से भी 64वें का मालिक है, लगन से तो है ही है। गलती से अगर सूर्य भी बैठ गए भाई साहब तो ये राजीव गांधी वाली कुंडली हो गई। और डिग्री वाइज अगर 3 डिग्री अंदर ही अंदर है तो समझ लो आपका बंटाधार करके जाने वाला है, तो आयु आपकी कम हो सकती है। तो सर मतलब ये एक ही डिग्री में हो, ये वही स्थिति है जब आदमी हॉस्पिटल में जाता है और लौट के नहीं आता है। क्या बात, ठीक, तो ये स्थिति बन सकती है। लेकिन
सर ये भी तो हो सकता है कि चंद्रमा कहीं और बैठा हो, उसकी डिग्री कुछ और हो, लगन की डिग्री कुछ और हो, लेकिन अब 9 तब में वो लगन में नहीं, तब 64वां नवांश नहीं बन सकता ना। 64वां नवांश नहीं भाई बनेगा। दोनों पॉसिबिलिटी आ रही है ना कि लगन का भी 64वां नवांश हो, चंद्र का भी हो। अगर चंद्रमा कहीं भी चला गया, मान लो पंचम नवम भी गया, तो भी नवांश 64वां वो नहीं देगा, है ना। स्वामी भले एक दे दे, वो नहीं देगा। ठीक। अच्छा, इसके अलावा 22वां दृष्टिकोण तो आप सब समझते हैं, उनकी बात हम नहीं करें। अब 3 पॉइंट से जोड़े इंपॉर्टेंट है आयु के फैक्टर से। जातक की आयु छोटी होगी जब नवांश का स्वामी चंद्रमा के 64वें नवांश के विपरीत हो, उल्टा हो, यानी शत्रु हो। सर फिर से बोल दें जरा। जातक की आयु छोटी होगी जब नवांश का स्वामी चंद्रमा के 64वें नवांश के विपरीत हो। दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। पहले चंद्रमा का 64वां नवांश ले लो और फिर नवांश का स्वामी ले लो। अगर दोनों शत्रु हैं, मान लो शनि है और मंगल है, तो जातक की आयु कम होगी। और यहां चंद्रमा की बात हो रही है, लगन की नहीं। चंद्रमा का 64वें नवांश का स्वामी यदि नवांश के लगन का शत्रु है, नवांश के लगन का, तो जातक की आयु कम हो सकती है, बालारिष्ट के आसपास उसको गिना जा सकता है। हालांकि बालारिष्ट 12 साल तक बोलते हैं, कुछ लोग 8 साल भी बोलते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कोई मेंशन तो नहीं दिया गया है। लेकिन हम मानते हैं बालक अवस्था 12 साल से नीचे नीचे रखी गई। आयु मध्यम होगी जब चंद्रमा के कब्जे में जो नवांश का स्वामी आ रहा है वो 64वें नवांश के प्रति न्यूट्रल हो, सम हो, जैसे गुरु और शनि हो जाए। वो न्यूट्रल है एक दूसरे के प्रति, नुकसान नहीं देते। और तब बढ़ जाएगी जब उसका फ्रेंड हो। ठीक। 64वें नवांश का स्वामी चंद्रमा के अगर लगन के नवांश लगन के मित्र है या एक ही है, तो आयु बढ़ जाएगी। पर वो ये कंडीशन बड़ी अप्लाइड है यहाँ पे कि चंद्रमा के को बहुत अच्छी स्थिति में होना पड़ेगा, वो थोड़ी सी अलग बात है। एक बेहतरीन एग्जांपल जो आता है, जो अक्सर हमें पढ़ाया भी जाता है, और CS पटेल जी ने भी मेंशन किया था इसके बारे में, और उसके बाद में जब CS पटेल जी के गुजरने के बाद जब लोगों ने इस पे काम किया तो बड़ा एक्यूरेट लगा कि BV रमन जो हमारे महान ज्योतिषाचार्य रहे हैं, आप सब जानते हैं, उनकी कुंडली में लगन से 64वां नवांश मेष पड़ता है, उनका कुंभ लगन था, आप सब जानते हैं। ठीक है। और शनि स्थित है उसमें, यानी नीच का शनि है उनका। ठीक है। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, जो कि तारीख थी 20 दिसंबर 1998, उस दिन शनि मेष राशि में और मेष नवांश में ही गोचर कर रहे थे। परफेक्टली काम हुआ है। तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल मिलता है, इंदिरा जी की पत्रिका में भी मिलता है, लेकिन वो हत्या होतिया है तो वो अलग मान लेते। ठीक है ना। लेकिन ये एक बेस्ट एग्जांपल हमें सिखाने के लिए है कि BV रमन की जिस दिन डेथ हुई, उनका जो नवांश का 64वें नवांश का स्वामी था, मेष राशि बन रही थी, शनि वहां ही गोचर कर रहे थे, और एग्जैक्टली उसी नवांश में भी थी, यानी 3 डिग्री 20 के वो भी थी। इसी तरह आप लगन से भी, चंद्र से भी और अन्य ग्रहों से भी 64वां नवांश निकाल सकते हैं। जिसके लिए खतरा देखना हो आप देख सकते हैं। बट मैंने कहा ना, एज आई से कि ये एक्सपर्टाइज काम होगा। अगर चंद्रमा से निकालना है तो मदर के लिए निकालोगे, लेकिन चंद्रमा मन कारक भी माना गया, तो शास्त्रों में बोला है सूर्य आत्मा और पिता के लिए देख सकते हो, और अपने लिए सेल्फ के लिए देख सकते हैं। लगन तो सेल्फ के लिए है ही है। इसके अलावा गुरु से निकालना चाहो तो दादा के लिए देख सकते हो, शुक्र से पत्नी का देख सकते हो, वगैरह वगैरह, जैसे मैंने इंदिरा जी का एग्जाम्पल दिया। लेकिन वो लंबी बात हो जाएगी, अब करने वाले तो बात है ना कि, और बड़ी मजे की बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एज इट इज जैसा शास्त्रों में दिया गया, लोगों ने उठा उठा के अपनी साइटों पे, अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग्स पे लिख दिए। एग्जाम्पल किसी साले ने नहीं दिए, क्योंकि मेहनत तो कोई करना ही नहीं चाह रहा। ठीक है ना। तो ये मतलब आपको वर्गोत्तम नवांश का जो हमने बताया, पुष्कर नवांश का, आप देखो आपको उदाहरण नहीं मिलेंगे। आप पूरा खंगाल के देखो, किताबों में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी ने कुछ किया ही नहीं है आज तक। बस वो ये बता देते पुष्कर नवांश में अच्छा करेगा, भाई सबूत तो दे दे, वो नहीं है। इसलिए मैंने आपको उस दिन 10-12 कुंडलियां बताई थी जो हमने पकड़ी है कि भाई ये दिखता है। इसलिए मैंने आप लोगों से भी मांगी थी, अगर आप लोगों के पास भी हो तो दीजिए, ताकि कलेक्शन बढ़े कि हाँ भाई उदाहरण में हमने देखा है, ऐसा है। गप नहीं हो रही, वो बस देख लिया भाई, सबने एक ही चीजें उठा ली है, वही सब। किसी ने वो पटेल जी का ले लिया है, किसी ने संजय रथ का ले लिया है, किसी ने श्रीमाली जी का ले लिया, अपना कुछ नहीं कर रहे कुछ भी। तो वो उससे क्या होता है कि आप डिक्शन तो दे रहे हैं लेकिन लग तो रहा नहीं। अब ये एक एग्जांपल हमें पढ़ाया गया था, मैंने आप लोगों को लिखाया कि BV रमन,
तो आप देखिए कि किसी की अगर नेचुरल डेथ हुई है किसी की, आप उसकी कुंडली पे लगाने की कोशिश कीजिए कि शायद आपको कुछ मिले, लेकिन बात तो है कि करे कौन। और विशेष तौर से 64वें नवांश से धीमी गति से गुजरने वाले ग्रह शनि और राहु केतु ज्यादा माने गए हैं। अगर है तो वो 100% नुकसान देंगे। अगर शुभ ग्रह है जैसे कि शुक्र गुरु है, गुरु ज्यादा कहूंगा क्योंकि शुक्र तो कम समय गुजरेंगे, तो वो विवाह या संतान का सुख भी दे सकते हैं। और थोड़ा एक्सट्रीम पे और देखें तो उनके त्रिकोण से भी देख सकते हो, वो नवांश वो नाड़ी वाला सूत्र है, बट वो काम करता मैंने अनुभव में नहीं पाया है, या मुझे कोई एग्जाम्पल अभी ऐसा नहीं मिला है। इसके वक्री में भी कोई प्रॉब्लम करेंगे, जैसे शनि आज वक्री कर रहे हैं अष्टम भाव तो से, उसमें भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। वो तीव्र तरह से, मतलब मैंने कहा ना कुछ अनएक्सेप्शनल केस में दे देगा अचानक। अच्छा, अब एक पॉइंट और है कि 64वें नवांश से शनि मंगल राहु केतु जैसे जब ग्रह गोचर करते हैं तो ये अचानक चुनौतीपूर्ण घटनाएं देते हैं, कुछ भी ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। ठीक, इसीलिए राहु केतु को यहाँ ज्यादा प्रोमिनेंट रखा गया है, क्योंकि शनि तो दीर्घकालीन ही है। राहु केतु इज कारक ऑफ एक्सपेक्टेंसी एज वेल एज कारक ऑफ 8th हाउस, तो उसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। अब यदि केतु चंद्रमा से 64वें नवांश में गुजर रहा है तो जातक अपनी माता को खो सकता है। 64वें नवांश की शुक्र से हो तो पत्नी को खो सकता है, वगैरह वगैरह, वो सब आपको हमने पहले बता दिया। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स और हमने पकड़े जो मैंने अपने अनुभव में देखे, वो आप लोगों को लिखा देते हैं। और खासतौर से ऐसा कब होगा जब उनकी दशा भुक्ति चल रही हो, वो भी मैंने आपको बता दिया। और जो शुभ ग्रह होंगे वो विवाह या संतान का जन्म वगैरह वगैरह देखते हैं, नौकरी में वृद्धि भी करा सकते हैं, बिकॉज 8th हाउस इज ए हाउस ऑफ अनअर्न्ड मनी। ऐसा कोई धन जो आपने कमाया नहीं वो भी वो दे सकता है 64वां नवांश। जैसे एक कुंडली मेरे पर मिली, उसको उस दौरान जो है वो लॉटरी में उसको बड़ा फायदा हुआ, पता नहीं कि $9 मिलियन या $900 मिलियन की लॉटरी लगी उसकी 64वें नवांश की दशा में, अनएक्सपेक्टेडली। एक उदाहरण मिला था ऐसा। गोचर करने का ही होता है कि दृष्टि का तो नहीं माना जाएगा ना? नहीं, गोचर सिर्फ ऊपर से, दृष्टि का नहीं। मैंने कहा ना अगर दृष्टि हो जाएगा तो 7वां भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप तो 7वां हो गया, 5वां और 9वां हो गया और वो खुद हो गया, तो 4 घटनाएं हो गई एक ही कारक से। सिर्फ इसीलिए 64वें नवांश के लिए कहा गया है। उन लोगों ने एक्सट्रीम नाड़ी वालों ने अपने आप जोड़ा है, मुझे कोई उदाहरण नहीं मिला। इसीलिए कहते हैं शनि के ऊपर से गोचर सबसे खराब माना गया है। खराब माना गया है। अच्छा सर, जो अष्टम में जो ग्रह है अगर वो 64वें नवांश से आगे पीछे हो तो भी इम्पैक्ट डालेगा? नहीं, तब इतना नहीं डालेगा। मैंने कहा ना कंडीशन वही है 3 डिग्री 20 मिनट नवांश वाली, उसके बिना तो नहीं। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि वो 8वें घर का पहला नवांश होगा, ये बात ध्यान रख लेना। और वो जो ग्रह है 8वें में वो भी उसी नवांश में होना चाहिए? हाँ, उसी में ही होना चाहिए, कंडीशन ही है, वरना तो बहुत सारे फैक्टर जुड़ जाएंगे। ठीक। अच्छा, अब CS पटेल के अनुसार जो आता है वो ये कहते हैं कि गोचर जो है 64वें नवांश का वो लगन से देखेंगे या चंद्र से देखेंगे या सन से देखेंगे। मेरे अनुभव में पर्सनली लगन को मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, चंद्रमा का नवांश मेरे को इतना इंपॉर्टेंस देता नहीं दिखा। हालांकि उदाहरण आए हैं 1-2, लेकिन मुझे वो कन्विंसिंग नहीं लगे, क्योंकि मेरा मानना कि बॉडी से रिलेट चीजें चलेंगी। चंद्र से देखोगे तो फिर तो यार हर ग्रह से देखो, फिर तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ठीक, ऐसे दशा अंतरदशा में आपको थोड़ा सा सावधानी जीवन गुजारना चाहिए। ये घटनाएं सामान्य तौर पे बुरी ही मानी जाती हैं, लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि संतान का जन्म। और 8th हाउस की एक बात और बता दूं कि 8th हाउस को संतान के लिए इसलिए भी देखा गया है कि वो पत्नी के गर्भ स्थान से चौथा स्थान माना जाता है, 5th हाउस से 4th हाउस है, इसलिए भी पत्नी को लिए देखा गया है। तो ये भी एक वजह है, इसलिए उसको भी इंपॉर्टेंस दी गई है। और विवाह का तो आपको पता ही है। एक स्लो मूविंग प्लैनेट्स को ज्यादा ध्यान देंगे, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। और एक एग्जांपल के तौर पे ये बताया गया कि महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो शनि उनके 64वें नवांश के त्रिकोण से गोचर कर रहे थे, लेकिन 64वां नवांश फ्रॉम लगन, नॉट मून। यानी लगन के 64वें नवांश से त्रिकोण से जब शनि गोचर कर रहे थे तो महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई। ये CS पटेल जी का एनालिसिस रहा है। उनको मतलब उनके जाने के बाद लोगों ने इस पे काम किया तो निकाला। अच्छा सर, पटेल साहब ने 1-2 एग्जाम्पल राहु की दी जहाँ लोगों को बहुत बड़ा रत्न वतन इनाम भी मिला, पर वो किस कंडीशन में मिलता है ये नहीं समझ में आया। क्या चीज सर?
पटेल साहब ने एक दो एग्जाम्पल दी है जहाँ राहु ने जैसे भारत रत्न दिलवाया, हाँ, लेकिन वो आज लगे हाथ तो बात हुई सर, आपने अच्छी याद दिलाया। ये मैं आपको बता दूं, एक MC जैन थे, माणिक चंद्र जैन। हाँ, जिन्होंने राहु पे किताब लिखी हुई बहुत हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने एक क्लू दिया है और उस पर मैंने काम किया बहुत सारी कुंडलियों पे, और बहुत लाजवाब सूत्र है। वो सूत्र क्या कहता है, कार्मिक प्लैनेट्स जी। और कार्मिक प्लैनेट्स में उन्होंने कहा कि राहु का जो लगन स्वामी मालिक है और केतु राशि का जो मालिक है, दोनों अलग अलग होंगे। अगर कुंडली में उनका कोई भी रिलेशन किसी भी प्रकार से बन गया तो जातक विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज ले लेता है। हाँ, वो है उनका लिखा हुआ। ठीक, ये सूत्र उस पर बड़ा इफेक्टिवली काम करता है। वो जो भारत रत्न वाली बात आप कर रहे हैं ना सर, ये बड़ा काम करता है। और फॉर्चुनेटली आप भी देखिए कि आपका राहु किस राशि का है और केतु किस राशि का, क्या उन दोनों का कोई संबंध है कुंडली में? राशि स्वामियों का ध्यान रखिए। हाँ, वो उनका वो डिस्पोजिटर वगैरह का, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और ये बहुत जबरदस्त थ्योरी है सर, और इस पे करीब करीब 70-80 कुंडलियों पे काम किया। किसी का 3-11 संबंध है, किसी का 2-12 संबंध है, किसी का 1-7 संबंध है। मतलब बड़े लोगों में और आया कि ये वाकई जबरदस्त राइज लेते हैं ये लोग। लेकिन ये मेन सूत्र MC जैन जी का है, जिनको आगे फर्दर शायद हो सकता है कि उन्होंने CS पटेल जी से लिया हो या CS पटेल ने उनके बाद किया हो, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैंने MC जैन की पुस्तक में पढ़ा, उन्होंने राहु केतु पर बहुत काम किया। तो मैं कार्मिक प्लैनेट्स से जब मैंने काम किया, महात्मा गांधी जी की पत्रिका में, जवाहरलाल नेहरू पत्रिका में लिंक मिलते हैं, और ये वाकई बड़े इफेक्टिव लिंक मिलते हैं। बोलते हैं कार्मिक रिलेशन है, आपका किसी जन्म का एक कर्जा है जो आपको चुकाना है। वो उन्होंने भी लिखा अपनी बुक्स में सर, वो जो बंगाली राइटर है ना, उन्होंने इस पे बहुत एग्जांपल दी हुई है। कौन बंगाली राइटर सर? मैं अभी एक मिनट बताता हूँ आपको सर। अगर हो तो सर बताइएगा, तो फिर मैं थोड़ा और मेरा इंप्रूव हो जाएगा काम, क्योंकि सर ये बताइए सर, अगर राहु केतु के डिस्पोजिटर आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हो तो भी 100% अब भी वो सर, तो मेरी डॉटर की उसमें है सर, शनि का डिस्पोजिटर और केतु का डिस्पोजिटर आपस में एस्पेक्ट बनाते हैं। थर्ड से शनि देख रहा है, शनि डिस्पोजिटर राहु का है और आप केतु देखो उस बच्चे की उड़ान भी अच्छी मिलेगी आपको, उस बच्चे की उड़ान अच्छी मिलेगी। लेकिन यहाँ एक बड़ी ट्विस्टिंग बात मैं आपको बताऊं सर, ये है डॉक्टर SS चटर्जी। एक मिनट सर, मैं नाम लिख लेता हूँ इनका। डॉक्टर, इन्होंने 10-11 बुक्स लिखी हुई हैं सर। बहुत बढ़िया सर, ये आपने मुझे बता दिया। मैं कार्मिक प्लैनेट्स ना, हाँ हाँ, उन्होंने उसके एग्जांपल दी हुई हैं सर। मैंने भी पढ़ी थी सर, मैंने अपने तरीके से निकाले थे पॉइंट्स बहुत सारे लोगों के। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर एक बात और बता दूं जो मैंने अपग्रेड किया है, और क्योंकि आप लोग अनुभव में हैं तो देखिएगा, राहु केतु आर द कारक ऑफ फॉरेन लैंड्स। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा कि विदेश में जाने के बाद या विदेश में जाने से बड़ा नाम मिला है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो आपके जवाहरलाल नेहरू रहे हो। इन लोगों को मतलब इनका कार्मिक रिलेशन कुंडली में है। यदि आप लोगों के बच्चों में या आप में भी है तो आप भी चेक कीजिएगा। राहु जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी और केतु जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी का किसी भी प्रकार से संबंध होना चाहिए। सर है तो सर फॉरेन में ही है सर, और रिसर्च में ही है सर। दृष्टि भी चलेगी ना, दृष्टि से भी चलेगा बिल्कुल, कैसा भी संबंध हो जाए। सर मेरी डॉटर के है, राहु जिस क्या है राशि में सर, बैठा है, क्या है? केतु उसमें खुद बैठे हैं। सर देखो, मेरा आ गया है ना संबंध, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देता है और ये सूत्र काम करता है। सर, बाहर तो नहीं गया, जब फॉरेन लैंड तो गई नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी को कैसे कंसीडर करेंगे सर? नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया है सर कि बाहर से रिलेटेड कोई कर्म अगर आप कर रहे हैं तो भी माना जाएगा ना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ देगा। बाहर मैंने इसलिए लिखा कि राहु से कारक ऑफ सीमांत, यानी सीमा के बाहर जाके देखा ना। मेरा सर कन्या लग्न है और राहु बैठा है अष्टम में, तो मतलब मंगल इसका डिस्पोजिटर हो गया। कन्या के हिसाब से मेष तो 10 शनि बनेगा ना सर। कैसे? एक नंबर अष्टम में सर मेष राशि आएगी। अच्छा हाँ, कन्या लगन, राइट। मैंने मिथुन गिन ली। नहीं, कन्या मंगल हो गया, राइट। मंगल बैठा है लगन में, और वो केतु कहाँ है? शुक्र ऑब्वियसली सर सेकंड हाउस में होगा केतु तो। हाँ, शुक्र के घर में वो, और शुक्र है 4th हाउस में, मंगल की दृष्टि है उस पे। वेरी नाइस, पक्का बाहर से कोई लिंक बनाइए सर। सर ये बाहर से ही होगा कि 12th हाउस में इन्वॉल्व होगा उसमें? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा एक्सट्रीम किया है क्योंकि राहु इज ए कारक ऑफ फॉरेन लैंड ना, शास्त्रों में उसको विदेशी माना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन जितने एग्जांपल्स मैंने देखे वो बाहर से जाने के बाद देखे, इसलिए मैंने जोड़ा है इसको कि मे बी दिस वाज द रीजन।
क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रहे हैं ना, बियॉन्ड लिमिट, आपके दायरे से बाहर सोचता है ना राहु, तो विदेश है। गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का, लता मंगेशकर का एग्जाम्पल है हमारे पास, इसलिए कह रहा हूँ। भैया आ गया। मैंने कहा केपी के हिसाब से अगर हम देखते हैं सारे सब लॉर्ड अगर राहु केतु के बन जाए नहीं, मैंने कहा ना, देखो अब यूं तो अब कहीं ना कहीं लिंक तो जोड़, केपी कुपी भूल जाइए, हमारा एक नहीं, मैं जनरली पूछ रही हूँ सर, आपको उसके हिसाब से नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ आपको कि राहु केतु के अगर सारे लोगों के ग्रहों के जो सब लॉर्ड है वो राहु केतु के उसमें बन जाए तो मतलब उसका कुछ अलग असर होता है इंसान के ऊपर? देखो दो बातें समझो, का होना फिर भी अच्छा है, अगर केतु का होगा ना तो बहुत खराब होगा, क्योंकि केतु हर चीज से छुड़वाएगा, भगाएगा। अच्छा, ठीक है ना, प्रॉब्लम ये है। राहु तो आपको धरती पे रखते हैं ना, राहु इज ए कारक ऑफ ग्रेविटी ना, वो आपको धरती पे जमा के रखना चाहते हैं कि भाई धरती पे मजे लेता रहे, जाने नहीं देंगे। सर मेरे बेटे के उसमें राहु गुरु की राशि में बैठा है और केतु बुध की राशि में बैठा है, लेकिन दोनों में बुध और गुरु में आपस में नक्षत्र का एक्सचेंज है, तो लिंक तो फिर भी आ गया ना, लिंक है। मैंने कहा ना कि ये सूत्र काम करता है, मैंने काम किया था इसलिए मुझे याद है, और मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स रखे हैं, हो सका मैं एक वीडियो पोस्ट बनाऊंगा इसमें कार्मिक रिलेशंस पे,